नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्रिय स्टूडेंट का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बिहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। आप सभी को हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से जो है गाइस देखना है और प्रत्येक क्वेश्चंस का आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो कितनी है। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पे कितनी है, 27 है, 24 है, 18 है या 15 है। सभी बच्चे बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कुल न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है। बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है 15, देन आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अगर मान के चलिए प्रश्न इस प्रकार पूछ देता है गाइस कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, आया हुआ प्रश्न है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में मिल जाएगा। ये जल्दी से बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है बच्चों हेग में। हेग एक जगह है, तो आपको याद रखना है द हेग में है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन है। तो एक प्रश्न यह भी पूछा था कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कब आरंभ किया था, क्या आप लोग बता सकते हो। देखिए एक प्रश्न ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कब आरंभ किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कब आरंभ किया था। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे कब आरंभ किया था दोस्तों। तो वेल डन, क्या बात है। हाँ जी, सभी का जवाब आना चाहिए। तो देखिए हाँ, घर का सही जवाब आ रहा है, यानी जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, है ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो भारत का जब संविधान लागू हुआ था तो उसके एक दिन के बाद यानी 27 तारीख को छोड़कर 28 तारीख से, है ना, यानी 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 क्या लिखना है, 28 जनवरी 1950 को, जी हाँ 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम आरंभ कर दिया था। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये सभी प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए प्रश्न है यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र यानी दस्तावेज कौन सा है, लाल पत्र या फिर हरा पत्र या श्वेत पत्र, हरा पत्र या केसरिया पत्र। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का जवाब। बिल्कुल फास्ट। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे भारत का जो राष्ट्रीय सूचना पत्र है यानी दस्तावेज है वो कौन सा है। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी स्टूडेंट। देखिए यहाँ से मैं पेन को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे होगा क्या कि आपको और भी अच्छे तरीके से जो है हर एक चीज़ समझ में आएगा, दिखेगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। हाँ जी, सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, सही जवाब क्या आ रहा है, सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी श्वेत पत्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय सूचना पत्र है यानी दस्तावेज है वो क्या है, श्वेत पत्र है। तो देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है। तो ये सभी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए क्या है बच्चों, वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, जनगण मन है। ठीक है, जनगण मन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ था बताना है। 1961 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। जल्दी से बताएंगे धन्वंतरी पुरस्कार। सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट।
धन्वंतरि पुरस्कार जो है ये कब प्रारंभ हुआ था, कब लागू हुआ था? तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी की तरफ काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 1971 ईस्वी में। ठीक है, अब ये पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं धन्वंतरि पुरस्कार, ठीक है, धन्वंतरि पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या जवाब दीजिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताओ। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दिया जाता है, आपको बता दें, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया इज, क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वेल डन, अगर आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। तो देखिए कभी कभी इसी प्रकार जो है राष्ट्रीय पशु के बारे में पूछ लेता है, पूछा भी गया है, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछ लेता है, राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पूछ लेता है। तो आइए इन सबको भी जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय पशु, ठीक है, अगर पूछ लेता है कि राष्ट्रीय पशु ये क्या है, तो आपको बता दें क्या है? बाघ है। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी जो है भारत का वो क्या है? तो मोर है, आप सभी तो जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए एक होमवर्क मैं देता हूँ, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भारत का? तो इसका आंसर जो है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा क्लास ओवर हो जाने के बाद। ठीक है, क्लास ओवर हो जाएगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए इसके बाद जो है आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे? राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या लुई विवियन डिरोजियो? जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, 2006 का प्रश्न है। ठीक है, पैरामेडिकल 2006 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन थे? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी लुई विवियन डिरोजियो। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या जवाब दीजिएगा? जल्दी से मुझे बताइए, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे यंग बंगाल आंदोलन है ना, की स्थापना कब हुई? तो जी हाँ बच्चों, इसकी स्थापना यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो जी हाँ बच्चों, सही जवाब आ रहा है 1828 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है 1828 ईस्वी में। वेल डन, सभी का सही जवाब है। चलिए इसके बाद जो है, हाँ, इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन जी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बाबर ने, या अंग्रेजों ने? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट कि भाई भारत में सर्वप्रथम बारूद का, है ना, बारूद, गन पावर, है ना, इसका यूज सबसे पहले किसने किया था? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी बाबर ने, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, बाबर जो है सही जवाब हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। ठीक है, और देखिए बाबर वही बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि भाई मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे प्यारे मित्रों? तो ये थे, आपको बता दें कौन थे, तो ये आपके बाबर ही थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आई है मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात आई है, तो एक प्रश्न ऐसे बन जाता है, ठीक है, कि भाई कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, यानी दिल्ली से वो अपनी राजधानी दौलताबाद लेकर आ गया? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, यानी किस सुल्तान ने, ऐसे लिखिएगा, किस सुल्तान ने, आया हुआ प्रश्न है गाइस, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से
दौलताबाद स्थानांतरित की। सभी बच्चे बताएंगे। तो जी हाँ, ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न है मूल्य वर्धित कर, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ये आरोपित किया जाता है। किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? उत्पादन के केवल अंतिम चरण पर ये उत्पादित किया जाता है, या उत्पादन के केवल प्रारंभिक चरण पर, या सीधे उपभोक्ता पर, या उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर? जल्दी से बताना है, ये किस चीज़ पे आरोपित किया जाता है ना? हाँ जी, तो बच्चों ये उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर ये आपका जो मूल्य वर्धित कर है यानी वैल्यू एडेड टैक्स है, ये आरोपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, चलिए, भारत का 28वां राज्य है। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? गोवा है, उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है, या झारखंड है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे। भारत का 28वां राज्य है, कौन सा है भारत का 28वां राज्य? तो वेल डन बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, डी, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे भारत का जो 28वां राज्य है वो क्या है? झारखंड है। क्या है? झारखंड है। और अगर आपसे पूछे कि झारखंड की स्थापना, गाइज अगर आपसे पूछता है कि झारखंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बता दे कब हुई थी। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। हाँ जी, याद रखना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और 29वां राज्य कौन सा है भारत का? 29वां राज्य तो ये आपका तेलंगाना है, तेलंगाना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ गाइज। और अगला प्रश्न भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। भारत कौन से नंबर पे है? जल्दी से बताना है सभी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पहला है, तीसरा है, पांचवा है, सातवां है? तो जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो सातवां है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? सातवां है। और प्रथम नंबर पे कौन आता है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम नंबर, अगर मैं आपसे पूछूँ अब कि पहले नंबर पे कौन सा देश आता है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, भारत का तो स्थान सातवां है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से हाँ, विश्व का सबसे बड़ा देश, अगर प्रश्न ऐसे रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश ये रूस है। रूस जो है पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है रूस, ठीक है। और भारत जो है ये 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। अब भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा है, झारखंड है, उत्तरांचल है, त्रिपुरा है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो बच्चों, सबसे छोटा राज्य जो है ये हमारा गोवा है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, तो वो कौन सा हो जाएगा बताइए? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन जो है मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क के रूप में दिया जाता है। तो चलिए मित्रों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरह की डिजिटल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।